Welcome law students to my channel Law with Dr. Rupali. I Rupali Agarwal today going to explain trespass under law of torts. We will see what is trespass. It's all the points we will see today. Trespass may be defined as wrongful disturbance on another possession of lands or goods. यहाँ पर trespass से ये मतलब है अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन की लैंड पर उसके पोजेशन पर रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या फिर रॉन्गफुल तरीके से एंटर करता है या अनअवॉइडेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी वे में, तो दैट इज़ नोन एज trespass. Trespass to land is an unwarrantable entry upon the land of another. अगेन ट्रेसपास क्या है? ट्रेसपास जो लैंड पर हुआ है या लैंड पर हो रहा है वो एक अनवारंटेबल एंट्री है, मीन्स अनवांटेड और एंट्री या अनअवॉइडेबल एंट्री, जो अनऑथोराइज्ड एंट्री है. अनवारंटेबल में भी नोन एज अनऑथोराइज्ड एंट्री है किसी भी पर्सन की दूसरे पर्सन की लैंड के ऊपर, दैट इज नोन एज ट्रेसपास. दस ट्रेसपास टू लैंड इज एन अनवारंटेबल एंट्री upon the land of the another or any direct and immediate act of interference. कोई भी डायरेक्ट या इमीडिएट एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस जो हमें उस पर्सन की प्रॉपर्टी पे दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल इमीडिएट है, डायरेक्ट है और एक रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस है, रॉन्गफुल इंटरफेरेंस है, अनवारंटेबल एंट्री है, अनऑथोराइज्ड एंट्री है विद द पोजेशन ऑफ सच लैंड, दैट इज नोन एज trespass. It should be noted that to constitute the tort of trespass, neither force nor any unlawful intention nor the breaking of any enclosure is necessary. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें नोट करना है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है कि वहाँ पर टॉट हुआ है, टॉट कमिट हुआ है, किसका टॉट कमिट हुआ है? ट्रेसपास का टॉट कमिट हुआ है, तो वहाँ पर नाइदर फोर्स नॉर unlawful any intention nor the breaking of any enclosure is necessary. वहाँ पर ना तो neither force की या फिर any unlawful intention या फिर breaking of any enclosure necessary होता है. खाली trespass ही होना, एंट्री ही होना ही ट्रेसपास माना जाएगा, दैट इज़ अ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. तो इसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि इट इज़ अ फोर्सेबल एंट्री और इट इज़ अ अनलॉफुल इंटेंशन और इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ एनी एनक्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी. दैट्स वाई टॉर्ट ऑफ जो ये ट्रेसपास है ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता. इसमें इतना होना ही, अनवारंटेबल एंट्री होना या फिर रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस होना upon the possession of land or goods is known as trespass. Every invasion of private property, be it ever so minute, is a trespass. अगर कोई भी इन्वेजन होता है, रॉन्गफुल एंट्री होती है, इन्वेजन यहाँ पर मतलब सेम ही है, रॉन्गफुल एंट्री या रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना किसी प्रॉपर्टी पर, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, तो वो कितनी भी माइन्यूट क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, बट तब भी उसको ट्रेसपास ही माना जाएगा. दैट इज़ अ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास अंडर द टॉर्ट्स ऑफ लॉ. इसलिए इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी एवरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बी इट एवर सो माइन्यूट इज़ अ ट्रेसपास. कितनी भी माइन्यूट क्यों ना हो, इट इज़ अ ट्रेसपास. तो हमने अभी तक जो पॉइंट्स देखे उनको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट हमने देखा ट्रेसपास में बी डिफाइंड एज रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस ऑन अनदर पर्सन पोजेशन ऑफ लैंड और गुड्स. ट्रेसपास क्या है? रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस है क्रिएट करना किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसकी पोजेशन है लैंड की या फिर गुड्स की. तो फर्स्ट हमने देखा रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस ऑन अदर पर्सनस पोजेशन ऑफ गुड्स, लैंड और गुड्स. दूसरा हमने देखा ट्रेसपास टू लैंड इज एन अनवारंटेबल एंट्री. इट इज़ अनऑथोराइज्ड एंट्री अपॉन द लैंड ऑफ द अनदर और इट मे बी डिफाइंड एज एनी डायरेक्ट और इमीडिएट एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, जो सीधा हमें दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट है, इमीडिएट है, इंटरफेरेंस है और रॉन्गफुल इंटरफेरेंस है ऑन द पोजेशन ऑफ अदर लैंड. इट शुड बी नोटेड, थर्ड पॉइंट, इट कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास नाइदर फोर्स
नॉर एनी अनलॉफुल इंटेंशन नॉट द ब्रेकिंग और एनी एनक्लोजर इन नेसेसरी। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है, किसको कॉन्स्टिट्यूट करना है, अगर हमें टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास को प्रूव करना है तो उसमें कोई हमें फोर्स की या अनलॉफुल इंटेंशन की या ब्रेकिंग की या एनक्लोजर हुआ है किसी कोई प्रॉपर्टी का, ब्रेकिंग ऑफ एनी एनक्लोजर, कोई प्रॉपर्टी का ब्रेक हुआ है, एनक्लोजर ब्रेक हुआ है, तो हमें उसको भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन्वेजन ही होना, केवल रॉन्गफुल एंट्री होना, रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस होना या फिर अनवारंटेबल एंट्री होना ही ट्रेसपास है, चाहे वो कितनी ही माइन्यूट क्यों ना हो। ठीक है, हमने इसको दोबारा देख लिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से। यहाँ पर एक्शनेबल पर से का मतलब है विदाउट द प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज। यहाँ पर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द एक्चुअल डैमेज, क्या डैमेज हुआ है, एक्चुअल में क्या डैमेज किया, जो पर्सन एंटर हुआ था किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, उस पर्सन ने क्या डैमेज क्रिएट किया, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव द एक्चुअल डैमेज। दस ट्रेसपास इज़ अ एक्शनेबल पर से। ट्रेसपास अपने आप में भी एक्शनेबल है, उसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअल डैमेज क्या हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल, ड्राइविंग अ नेल इन द अनदर्स वॉल। सपोज कोई पड़ोसी है और हमारा मकान उससे मिला हुआ है दूसरे के मकान से, और उसमें कोई हम कील ठोक देते हैं और वो उसकी वॉल को ख़राब कर देता है, या उसकी जो वॉल है उस तक वो नेल पहुंच जाती है, कील पहुंच जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रेसपास बिकॉज इट इज़ डैमेजिंग अनदर पर्सनस वॉल विच इज़ अंडर हिज पोजेशन। और शूटिंग ओवर द फील्ड और लैंड ऑफ द अनदर। अगर हम शूटिंग करते हैं किसी की फील्ड या लैंड के ऊपर, तब भी दैट इज़ नोन एज ट्रेसपास। दिस इज सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेसपास। मतलब इतना छोटा माइन्यूट चीज़ें भी ट्रेसपास को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ओके, नाउ वी विल सी दी अदर पॉइंट्स। केसेस अब हम देखेंगे। दीज आर दी 3 केसेस आई हैव रिटन, जिससे कि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। हैरिसन वर्सेस ड्यूक ऑफ रटलैंड। अ पब्लिक रोड इज सेड टू बी यूज्ड ओनली फॉर पैसेज। पब्लिक रोड है, उसको पैसेज के लिए यूज़ किया जाता है। अ पर्सन यूजिंग इट फॉर एनी अदर पर्सन पर्पस, से फॉर एग्जाम्पल लॉइटरिंग। लॉइटरिंग मतलब फालतू में इधर उधर घूमना, टहलना और उल्टे सीधी हरकतें करना पब्लिक रोड पर, दैट इज़ नोन एज लॉइटरिंग। इट कमिट्स दी ट्रेसपास। अ पब्लिक रोड, यहाँ पर हैरिसन वर्सेस ड्यूक ऑफ रटलैंड में ये प्रूव हुआ था कि जो पब्लिक रोड है उस पर अगर हम पास हो रहे हैं, पैसेज हो रहे हैं, दैट इज़ अ पब्लिक रोड, वी कैन पास थ्रू दैट पब्लिक रोड। बट कोई पर्सन उसको गलत पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, एग्जाम्पल लॉइटरिंग के लिए यूज़ कर रहा है, अननेसेसरली उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है रोड पर, या किसी भी तरह से कॉज कर रहा है अदर पीपल जो उस रोड से गुज़र रहे हैं उनको, दैट इज़ नोन एज ट्रेसपास। तो ही विल बी liable for committing the trespass. Trespass to land is a continuing wrong which lasts so long as the injury to the land continues. तो यहाँ पर trespass से क्या मतलब है, trespass to land continue, it will remain continue, वो तब तक continue रहेगा जब तक कि वो पर्सन या जो भी उसको इंजरी पहुँचा रहा है वो वहाँ पर मौजूद है, वो इंजरी वहाँ पर अभी भी बनी हुई है, जो उस लैंड को परेशानी दे रही है, उस लैंड को डैमेज कर रही है, या फिर किसी भी तरह से उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उस लैंड के ऊपर, दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूइंग। Trespass to land is a continuing wrong. It will remain till continue as long as the injury to the land continue. जब तक वो injury continue रहेगी, it means the trespass to the land is also continuing wrong. वो wrong ही चलता हुआ माना जाएगा जब तक वो injury वहाँ से ख़त्म नहीं होगी, जब तक वो डिस्टर्बेंस वहाँ से ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो जो कमिट हो रहा है ट्रेसपास वहाँ से हटेगा नहीं, तब तक वो ट्रेसपास माना ही जाएगा। इसलिए ही इसको कहा है इट इज़ अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग। इंजरी जो उसको पहुँचाई जा रही है, जो पहुँच रही है उस पर, वो हटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल रिमेन एज द
tort of trespass. Now we will see the second case. P.A. Jacob versus Nanda Timber Trading Company AIR 1990. इसमें हम ये देखेंगे कि क्या हुआ था जिससे कि हमें और समझ में आए कि ट्रेसपास क्या होता है. एनी पर्सन व्हेन ही अनलॉफुली इंटरफेयर्स विद द एक्सरसाइज ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द अनदर. यहाँ पर है अगर कोई पर्सन अनलॉफुली इंटरफेरेंस क्रिएट करता है प्रॉपर्टी पर विद द राइट्स, जो प्रॉपर्टी की राइट्स है उस पर अनलॉफुली इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, तो दैट विल बी constitute as a tort of trespass, commits an act in the nature of the trespass to the property. That person is said to be liable in action of trespass. और उस पर्सन को लाइबल माना जाएगा फॉर ट्रेसपास. ट्रेसपास क्रिएट किया है उसने, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास के अंडर वो माना जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इफ एनी पर्सन when he unlawfully interferes with the exercise of the property rights of the another, commits an act in the nature of the trespass to the property, that person is said to be liable in an action for trespass. So it will be a actionable per se. Trespass is a actionable per se, जो हमने पीछे देखा है, without the proof of actual damage, because here a person is creating unlawful interference with the exercise of the property rights. Now we will see the third case, Bantic versus Carrington 1965. To constitute the tort of trespass, neither force nor any unlawful intention nor the breaking or any enclosure is necessary. अभी हमने यही फर्स्ट समझा था, अभी जो हमने अभी समझा था इससे पहले, व्हाट इज़ ट्रेसपास, जो हमने ट्रेसपास की डेफिनेशंस देखी थी, उसमें एक पॉइंट यही आया था जो मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया आपको कि कॉन्स्टिट्यूट ट्रेसपास, जो टॉर्ट का ट्रेसपास है, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में नाइदर द फोर्स की ज़रूरत है, ना ही अनलॉफुल इंटेंशन की ज़रूरत है, नॉर द ब्रेकिंग ऑफ एनी एनक्लोजर इज़ नेसेसरी. इसमें ये हेल्ड हुआ था, बेंटिक वर्सेस कैरिंगटन 1965 में हेल्ड हुआ था. एंड दैट्स पॉइंट वेयर इट इज़ ऑल्सो रिटन विद इट, एवरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बी इट एवर सो माइन्यूट इज़ अ ट्रेसपास. जो अभी हमने पहले अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट इज़ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे, वो ही सेम पॉइंट्स अब हमें इन केसेस के थ्रू समझ में आ रहे हैं. जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर कोई रॉन्गफुल इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है तो ट्रेसपास है. फिर हमने देखा अगर कि जो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, जो उसका यूज़ है उससे हटके अगर यूज़ हो रहा है और वो उस लैंड को इंजरी पहुंचा रहा है या इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, तो ट्रेसपास है. या फिर अगर हमें ट्रेसपास को कॉन्स्टिट्यूट करना है कि व्हाट इज़ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, तो इट कॉन्स्टिट्यूट नाइदर फोर्स नॉर एनी अनलॉफुल इंटेंशन नॉर द ब्रेकिंग ऑफ एनी एनक्लोजर इज़ नेसेसरी. तो यहाँ पर अगर हमें ट्रेसपास को प्रूव करना है कि इट इज़ अ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास और नॉट, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि हम उसको दिखाएं कि इट इज़ अ फोर्सफुल और इट इज़ अनलॉफुल और इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ एनी एनक्लोजर. कोई भी ब्रेकिंग भी हुई हो प्रॉपर्टी की, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी. ओनली द रॉन्गफुल एंट्री, ओनली द रॉन्गफुल इंटरफेरेंस इज़ नेसेसरी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी एवरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. कोई भी रॉन्गफुल एंट्री हुई है किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, चाहे वो कितनी ही माइन्यूट क्यों ना हो, इट इज़ अ ट्रेसपास. तो जो हमने अभी सारी डेफिनेशन समझी थी ट्रेसपास की, जो हमने अंडरस्टैंड किए थे ट्रेसपास के पॉइंट्स, वो सारे इन तीनों केसेस में बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं. सो प्लीज़ गो थ्रू दीज केसेस वेरी केयरफुली एंड learn these cases for tort of trespass. Now we will see other points related to it. How trespass is committed. Now important part again कि trespass कैसे commit होता है, कैसे trespass committed हो. देखिए ये मैंने सारे जितने भी notes आपको provide करा रही हूँ, these are very simple notes made from books only.
और ये मैंने इसलिए नोट्स बनाए हैं कि कई बार हमें इजी हो जाता है कि अगर हमें नोट्स मिल जाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको पढ़ना, सुनना, समझना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी बुक्स एंड बुक्स। और एक हमें अगर किसी माध्यम से हमें ये नोट्स मिल जाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज़ गिवन इन दी अंडर द टॉपिक, चाहे वो टॉट्स का टॉपिक हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हो, तो इट विल easy to understand with the notes. Now we will see how trespass is committed. Trespass to land may be committed in one of the following ways. कैसे? First, trespass by wrongful entry. A wrongful personal entry by the defendant on the plaintiff lands. कैसे trespass committed हुआ? फर्स्ट में कि जो डिफेंडेंट है उसने wrongful पर्सनल एंट्री की प्लेंटिफ लैंड पे, द स्लाइटेस्ट क्रॉसिंग ऑफ द बाउंड्री इज सफिशिएंट। ये नहीं है कि पूरा वो अंदर हुआ, लैंड के अंदर घुसा या उसकी प्रॉपर्टी के पूरा अंदर घुसा तो ही ट्रेसपास माना जाएगा। स्लाइटेस्ट क्रॉसिंग, थोड़ी सी भी अगर बाउंड्री पार कर लेता है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर द लॉ ऑफ ट्रेसपास। लाइक पुटिंग वन हैंड थ्रू अनदर्स विंडो, किसी अपना हाथ दूसरे की विंडो पे रखना ऐसे करके, या पास कर देना, हाथ रखना ही काफ़ी है। या फिर सिटिंग ऑन अ फेंस, उसने फेंस लगाई हुई है चारों तरफ अपनी प्रॉपर्टी के और वहाँ पर हम बैठ गए या पर्सन जो डिफेंडेंट है वो बैठ गया, तो दैट विल बी नोन एज अ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। तो रॉन्गफुल पर्सनल एंट्री बाय द डिफेंडेंट ऑन द प्लेंटिफ लैंड, पर्सनल एंट्री जो रॉन्गफुल है, दैट इज फॉर द tort of trespass. So there will be a tort of trespass if there is a wrongful personal entry, slightest crossing of the boundary is sufficient, and I have given the examples and I have explained also. Now we will see the second point, trespass by remaining on the land. यहाँ पर तो हमने फर्स्ट में तो हमने केवल एंट्री ही करी थी, स्लाइटेस्ट एंट्री हो चाहे फुल एंट्री हो, दैट इज द एंट्री। बट यहाँ पर है रिमेनिंग ऑन द लैंड, लैंड पे बने रहना। इफ अ पर्सन हु हैज़ लॉफुली एंटर्ड ऑन द लैंड ऑफ अनदर रिमेन्स देयर आफ्टर हिज राइट्स ऑफ एंट्री हैज सीज्ड। यहाँ पर क्या है, अगर कोई पर्सन लॉफुली भी एंटर्ड हुआ है किसी अदर की लैंड पे, बट जितने उसके राइट्स थे वहाँ पर रहने के, उससे ज़्यादा वो क्रॉस कर देता है, तो इट विल बी अ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। If a person who has lawfully entered on the land of another remains there after his rights of entry has ceased, उसके rights ख़त्म हो गए एंट्री के, अब वो एंटर नहीं कर सकता। पहले उसने भले ही लॉफुल एंटर किया हो बट उसके अब राइट सीज्ड हो गए हैं, देन ही कमिट्स दी ट्रेसपास। ओके, ट्रेसपास बाय रिमेनिंग ऑफ द लैंड इफ देयर आफ्टर हिज राइट्स ऑफ एंट्री हैज सीज्ड, तो इट विल बी नोन एज टू कमिट अ ट्रेसपास। अगर लॉफुली एंट्रीड है और उसके पास राइट्स है टू रिमेन देयर, तो इट विल नॉट बी अ ट्रेसपास। बट अगर लॉफुली एंटर्ड हुआ है और वहाँ बने रहता है, उसके बाद भी बने रहता है, जब उसके राइट्स एंट्री के ख़त्म हो गए हैं, देन ही विल बी लायबल फॉर ट्रेसपास। होप यू विल understand each and every point if you go through it again and again with these notes. Third, by doing an act affecting the sole possession of the plaintiff, every interference with the land of another, that is, अगर हम कोई एक्ट करते हैं, पहले में क्या है, रॉन्गफुल एंट्री हुई, दूसरे में रिमेन रहे लैंड के ऊपर, राइट्स के ख़त्म होने के बाद भी अगर रिमेन रहे तो ट्रेसपास, रॉन्गफुल एंट्री हुई तो ट्रेसपास। पर यहाँ पर थर्ड क्या है, कोई एक्ट हम कर रहे हैं जिससे कि ट्रेसपास कमिट हो रहा है, जैसे कि एवरी इंटरफेरेंस विद द लैंड ऑफ अनदर, दैट इज थ्रोइंग अ स्टोन और मटेरियल ओवर द लैंड, अदर्स लैंड। अगर हम क्या करते हैं, किसी की लैंड के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं, रॉन्गफुल इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कोई भी सामान फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, या कुछ भी उसकी लैंड के ऊपर फेंक रहे हैं, पर्सनल लैंड के ऊपर, या फिर किसी अपने पड़ोसी की लैंड पे, नेबर्स के लैंड पे फेंक रहे हैं,
तो दैट विल बी अमाउंट टू ट्रेसपास। तो ये नहीं है अगर उसकी लैंड है, सपोज लैंड खाली भी है और अगर हम उसकी लैंड पे उल्टा सीधा सामान फेंक रहे हैं तो तब भी ट्रेसपास है। ये हमारा एक्ट कर रहे हैं हम, दिस इज वी आर डूइंग द एक्ट, वी आर डूइंग समथिंग टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस ऑन हिज लैंड। if we are throwing something or the other thing that is not required, that is very poor things we are throwing, that stones फेंकना, कोई ऐसा गंदा सामान उसकी उस पर फेंकना, कूड़ा फेंकना, तो that is a trespass. A trespass may be committed by driving a nail into the personal wall. Again अगर हम एक्ट हुआ ये, अगर हम किसी की दीवार पर, अदर प्रॉपर्टी है उसकी दीवार पर कील ठोक रहे हैं और वो आर पार हो रही है, उसके वॉल को नुकसान पहुंचा रही है, नुकसान भी पहुंचा रही है और वॉल भी किसी और की है, तो दैट इज़ अ ट्रेसपास। या फिर प्लांटिंग अ ट्री इन हिज लैंड, लैंड उसकी है, एक्ट हम सोचे ठीक है कोई बात नहीं हम प्लांट कर देते हैं ट्री, बट दैट इज़ नॉट अ गुड because it is a private property of some other person. If we do some of these acts or keep on doing these acts, then it will be a trespass. Again we will see other points. Essential conditions for trespass. We will see now what are the essential conditions for the trespass. In an action for trespass, the plaintiff must prove the following two things. या फिर हम पढ़ेंगे प्लेंटिफ के बारे में कि प्लेंटिफ कैसे प्रूव करेगा कि ट्रेसपास कमिट हुआ है या फिर एक्शन लिया जा सके फॉर ट्रेसपास। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ द ट्रेसपास ही वॉज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द लैंड। यहाँ पर प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ ट्रेसपास, जब ट्रेसपास कमिट हुआ तो ही वॉज इन द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द लैंड। मतलब यहाँ पर plaintiff was in the actual possession of the land. It is immaterial whether the possession was illegal or legal. ये immaterial है, इसमें important है ये point कि it is immaterial whether the possession was legal or illegal. इस time ये नहीं देखा जाएगा कि possession legal था या illegal था, बस केवल ये होना चाहिए उस time जिस time trespass commit हुआ कि plaintiff was in the actual possession of the land. This is the first point. Now we will see the second point, that his right of possession of land was directly infringed. जो right of possession of land है उसका directly infringe हुआ है, directly उसको नुकसान पहुंचा है। जो उसका right था possession of land का, उसको directly कोई infringement हुआ है उसके possession पर। In this connection it is not necessary to show the real damage. यहाँ पर real damage शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द ट्रेसपास इज़ अ प्राइमा फेसी एक्शनरेबल पर्सन। अगेन जो हमने सबसे पहले पॉइंट्स देखे थे ट्रेसपास के डेफिनेशन पे, वो यहाँ पर फिर से आया यही पॉइंट कि यहाँ पर एक्चुअल रियल डैमेज इज़ नॉट नेसेसरी टू शो। जो रियल डैमेज है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रेसपास खुद ही प्राइमा फेसी एक्शनेबल पर से है, दैट इज़ विदाउट द प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स देखे जो प्लेंटिफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि ही वॉज इन द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ द ट्रेसपास। सेकेंड हमने देखा कि द राइट ऑफ पोजेशन ऑफ द लैंड वॉज डायरेक्टली इन्फ्रिंज्ड। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, प्लेंटिफ्स remedies. Hope you are able to understand these points. आपको समझ में आ रहे होंगे सारे points, because ये सारे points notes form में हैं और easy है understand करने के लिए। We will see now plaintiff's remedies. A person whose land is trespassed upon has the following remedies. The person, जो person है जिसके लैंड के ऊपर कोई भी ट्रेसपास कमिट हुआ है उसके पास ये सारी रेमेडीज़ है। और हाँ एक चीज़ और, जैसे अब हम ये वाले पॉइंट्स देख रहे हैं, प्रिवेंटिव रेमेडीज़ है, एसेंशियल कंडीशन फॉर ट्रेसपास है, केसेस देखे हमने और डेफिनेशंस देखी हमने, और भी हमने देखे कि ट्रेसपास कैसे कमिट होता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी इसमें है ट्रेसपास में, अभी मैं ये आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आगे इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स और होंगे, जैसे डिफेंडेड के केस में कैसे होगा, वो भी आई विल प्रोवाइड यू।
Okay, now we will see the plaintiff remedies. A person whose land is trespassed upon has the following remedies. क्या remedies है plaintiff के पास? Now we will see. He may bring an action against the wrongdoer. वो action ब्रिंग कर सकता है अगेंस्ट द रॉन्गडूअर, एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द रॉन्गडूअर. और सेकंड, ही मे फोर्सिबली डिफेंड हिज पोजेशन और फोर्सिबली इजेक्ट हिम. यहाँ पर उसको है कि वो अपना डिफेंड कर सकता है कि ही वॉज इन द एक्चुअल पोजीशन, और या फिर उसको फोर्सिबली इजेक्ट भी कर सकता है. ही मे ऑब्टेन एन इंजेक्शन टू रेस्टेन अ कंटिन्यूइंग और अ थ्रेटन ट्रेसपास. और वो इंजेक्शन भी ऑब्टेन कर सकता है टू रेस्ट्रेन अ कंटिन्यूइंग और अ थ्रेटन ट्रेसपास. जैसे कोई रेस्ट्रेन है या थ्रेटन ट्रेसपास है, उसके लिए वो इंजेक्शन भी ले सकता है. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेसपास. अगर इसमें और भी पॉइंट्स है दैट आई विल कीप प्रोवाइडिंग यू, आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी. First see the all these important points and make it sure these are points are clear to you. So please guys, don't forget to press the bell icon. Please like the video, share the video, press the bell icon for future notification. Thank you guys.